जी और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और भी जैसे कि आपको पता है कि ओडिशा की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, फूड सीरीज, और हर संडे के संडे हम वीडियो देखते हैं। तो आज हम लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं आपको वो बताएंगे मौजा। आज हम जा रहे हैं भुवनेश्वर टू कोणार्क सन टेम्पल, ओडिशा टूरिज्म। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करिए इनके चैनल को। इसके अलावा मैं व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। भुवनेश्वर पिपली होगा, छेना झीली, छेनापुरा तो हम लोगों ने सुना हुआ है। ये कोणार्क सन टेम्पल। नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हूं। कल हम लोकल भुवनेश्वर घूमे थे। आज हम यहां से निकल रहे हैं कोणार्क जाने के लिए। पहले चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर हमने नाइट स्टे कहाँ पर किया है। जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर एक पूरा अपार्टमेंट हमें मिल गया। एयरबीएनबी से हमने बुकिंग करवाई। 2 बड़े रूम्स थे, बाथरूम भी बड़ा था और एक हॉल था। तो हम थे तो 2 ही लोग, लेकिन आराम से कंफर्टेबली सो गए। और इसका हमें जो चार्ज पड़ा वो पड़ा 3000 रुपीज़ फॉर 2 डेज। तो दैट वे काफ़ी रिजनेबल है। इस एरिया को जय दुर्गा नगर बोलते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ से। भुवनेश्वर में मैंने देखा रोड्स चौड़ी हैं, ट्रैफिक चलता रहता है। अभी तक हम कहीं भी ट्रैफिक जाम में फंसे नहीं। जैसे इस समय आप देखिए सुबह के 10 बजे पीक ट्रैवल टाइम है, लेकिन हम स्मूथली चल रहे हैं। हमारी गाड़ी के ड्राइवर के रिकमेंडेशन में हम इस समय जा रहे हैं जनपथ रोड। वहां चलकर नाश्ता करेंगे। अशोकनगर जनपथ रोड, इस स्टॉल पर हम पहुंच चुके हैं। मेरे को यहाँ पर पूड़ी, उपमा, बड़ा, इसको क्या बोलते हैं, काकरा, मैं भूल गया था, और दही बड़ा दिखाई दे रहा है। सुबह आप लोग कितने बजे आते हो? 4:30 बजे। और नाश्ता कितने बजे मिलता है? 6:30 बजे मिल जाता है। और दिन भर रहते हो? ठीक है। मेरे को आप आलू चॉप है, 2 आलू चॉप दे दीजिए और 2 बड़ा दे दीजिए, साथ में आलू सब्जी, डालमा, घुगनी। अच्छा, फिर एक काम कर दीजिए, थोड़ा आलू सब्जी और घुगनी मिला कर दे दीजिए। बड़ा विद आलू 20 को 5 पीस। उड़द दाल को यहाँ पर भिरी बोलते हैं। यहाँ पर बड़ा बनाने में सूजी इस्तेमाल की गई है, वो टेक्सचर से ही समझ सकते हैं। उड़ीसा आने से पहले बड़ा या तो मैंने सांभर के साथ खाया या नारियल चटनी के साथ, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये आलू दम और घुगनी के साथ बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और ये जगह जगह मिलता है। इतने सारे स्टॉल्स हैं, हर 100-200 मीटर में आपको इस प्रकार का नाश्ता मिलेगा खाने को। वेरी टेस्टी, हेल्दी भी लग रहा है। मसाले बहुत हल्के हैं, तो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो अगर आप तीखा नहीं भी पसंद करते तो। अभी तक की जर्नी में मैंने देखा उड़ीसा का स्ट्रीट फूड बहुत रीजनेबल है। और सबसे मेन बात है, टेस्ट बड़ा लाजवाब है, कहीं पे भी खा लो। अब जैसे रैंडम हम स्टॉल में आ गए और देखो अभी 10:15 बजे का टाइम है, लोग खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये ऑफिस एरिया है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। ये हमारी गाड़ी के ड्राइवर हैं कालिया। आपका नाम मेरे को बड़ा मज़ेदार लगा, फिल्मी नाम है कालिया। मेरे को प्यार से बोल रहा है कालिया। प्यार से कालिया बुलाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी है। तो भाई अभी ये फिनिश करते हैं, फिर हम चलेंगे कोणार्क। और आज हमको नाइट स्टे पूरी में करना है। तो कोणार्क पहुँचने में कितना, 1.5 घंटा लगेगा या ज़्यादा? 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा लगेगा। उड़ीसा में जब यात्री आते हैं तो सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, कोणार्क टेम्पल जाते हैं, यहाँ का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ की फेमस साड़ी भी परचेज करते हैं। फोक डांस भी उड़ीसा का सुना है बहुत फेमस है। आने वाले दिनों में हम वो भी देखेंगे। इस समय हम आपको यहाँ के एक फेमस आइटम हैंडीक्राफ्ट दिखाने ले चल रहे हैं। जगह का नाम है पीपली। भुवनेश्वर से हम आधे घंटे का सफ़र करके पीपली पहुँच चुके हैं।
यहाँ कम से कम 50 से 60 दुकान है जो हैंडीक्राफ्ट आइटम बेच रही हैं। कलरफुल है। आपके पास तो काफ़ी वैरायटी है। जी सर। कहाँ बनाते हो ये हम सब? लोग का इसके पीछे में कारीगर है, वहाँ पे 5 कारीगर काम कर रहे हैं, जाके देख सकते हैं। दिखाओगे? जी सर। चलो उसके बाद यहाँ शॉप में आते हैं। जी सर। पीछे वो जगन्नाथ बड़े टेम्पल। फ्रेंडली लोग हैं। टेम्पल की वो हमारे को अपनी वर्कशॉप दिखाने स्कूटी में लेके जा रहे हैं। आधा किलोमीटर दूर इनका घर है और घर के साथ ही वर्कशॉप है। हम इनकी यूनिट में पहुंच चुके हैं, कारीगर काम कर रहे हैं। भैया क्या चीज़ तैयार की जा रही है? ये जो होता है चंदुआ होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेहनत है ये जो ना। मंदिर पे लगता है ना चंदुआ, पूजा पंडाल में लगा सकते पूजा हैं। पंडाल में लगा सकते हैं, डेकोरेटर में लगा सकते हैं। अच्छा ये देखिए, ये लेटर होल्डर होता है। अच्छा, ये वो पहले तो लेटर तो आजकल ज़माना निकल गया, चाबियां डाल दो, लेकिन डाल ये दो। बड़ा प्यारा है। तो घर में कुछ आपकी ज़रूरत की चीज़ है तो ये डाल के आप टांग सकते हो। हाँ जी। हाँ जी सर, ये ये देखिए क्या होता है? अच्छा, तुरंत ये 120 लीजिए। रुपए का। अच्छा, दरवाजे में लगाने के लिए। अच्छा वाओ, ठीक। अच्छा लगा आपसे मिलकर। डेकोरेशन। धन्यवाद। अच्छा, ये चादर, हाँ। अरे वाह जबरदस्त, दिखाओ। वाह, डिजाइन बड़ा अच्छा डिजाइन है। इसका और भी डिजाइन है। अच्छा, ये तो मेरे को देखते ही पसंद आ गई। ये मैं अपने लिए ले लेता हूँ। ये आप 3 टाइम्स का देना है इससे। अच्छा, 10% डिस्काउंट दे दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो ये तो मैं पहली चादर देखी और वही पसंद आ गई। फिर भी 2-3 डिज़ाइन और दिखा दो। ये तो मेरे लिए आप कर दीजिए। ये तो यार सारे डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं। इसकी क्या कीमत है? 1650। मुझे लगता है जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको इतने अच्छे चादर में डिज़ाइन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे और आपको अपने घर के लिए भी एक या 2 चादर तो ले ही लेनी चाहिए। ये बैग मेरे को बड़ा पसंद आया। ये कितना वजन उठा लेगा? ये 10 से 12 किलो ले लेगा। अच्छा, जैसे घर में हमें सब्जी लेने जाना होता है ना, तो उसके लिए बड़ी काम की चीज़ है। अभी आपने देखा हम भुवनेश्वर से चल रहे थे कोणार्क जाने के लिए, तो पीपली हम रुक गए। अगर आप भुवनेश्वर से डायरेक्ट पुरी जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर पहले रघुराजपुर आएगा। वो गांव में डिफरेंट किस्म के हैंडीक्राफ्ट मिलते हैं, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कल पुरी से वहाँ जा सके और आपको वो भी दिखा सके। शीशे भी हाथ से लगे हुए हैं। बढ़िया। तो भाई हमारा बिल बना दीजिए। कितना कीमत हो गया? 18 से 60 रुपये हो गया, 10% डिस्काउंट हो गया, 1674 रुपये, 1670। 1670, ठीक है। ये मैं ले रहा हूँ। अभी हमारा अगला हॉल्ट होगा नीमापाड़ा। वहाँ का सुना है छेना झिली। छेना झिली फेमस है। कितना देर लगेगी? आधा घंटा? हाँ, आधा घंटा लगेगा। ठीक है जी। लिखा भी होता कलिंगा एप्लिक। उड़ीसा में आप अगर किसी से पूछोगे कि हमें छेना झिली खाना है तो आपको बताया जाएगा नीमापाड़ा जाके खाओ। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ कम से कम 30 से 40 स्वीट शॉप हैं, सबके पास छेना झिली अवेलेबल है। रोड पर हम रुक गए हैं, ये भाई साहब के पास आए। तो भाई सबसे पहले तो आप हमें दिखाइए वो छेना झिली दिखता कैसा है और कहाँ पर है? कौन सा? ये? अच्छा, तो ये ठंडा खाते हैं, गरम खाते हैं, कैसे खाते हैं? ठंडा खाते हैं, अच्छा लगेगा। ठंडा खाएंगे अच्छा लगेगा। अच्छा, तो हमें आप 2 छेना झिली दे दीजिए। लो जी, नीमापाड़ा की सबसे फेमस स्वीट छेना झिली। वाह वाह वाह, शुगर सिरप के अंदर लोडेड। भाई साहब चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त है। सिर्फ एक बात बोलूँगा मैं, मीठा थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर मीठा ज़्यादा मीठा गिरने के कारण ये है, तो पतला सिरप हो गया तो बहुत दिन लास्टिंग नहीं करेगा। अच्छा। 1 दिन 2 दिन लास्टिंग नहीं करेगा। अच्छा, मीठा ज़्यादा होने से लाइफ बढ़ जाएगी। हाँ, टेस्ट से मेरे को लगता है अगर मीठा थोड़ा सा कम हो जाएगा ना तो हाँ स्वाद ज़्यादा आएगा, लेकिन चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। ये तो मैं मानूंगा कि मज़ा आ गया।
बाहर की जो स्किन है वो तलने के बाद अलग टेस्ट दे रही है और अंदर से आप सॉफ्टनेस देख रहे हैं छेना की। वाओ, कोणार्क 3 किलोमीटर लगे। कोणार्क टेम्पल पहुंचने से पहले हमने टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस देखा, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं रुक गया था। उससे ही थोड़ा आगे अभी हम आए हैं। यहाँ पर यात्री निवास है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर अंदर चल के पता लगाते हैं रूम टैरिफ क्या। रेस्टोरेंट भी आई एम श्योर यहाँ पर होगा, लेकिन अभी हम लंच स्किप करेंगे आज, क्योंकि अगर हम ज़्यादा यहाँ पर रुक गए तो कोणार्क टेम्पल पहुँचने में लेट हो जाएंगे। तो अंदर चल के एक बार रूम की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ये अच्छा है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से। भाई साहब हमें रूम दिखाने लेके चल रहे हैं। तो टोटल कितने रूम्स हैं यहाँ पर? यहाँ पे करीबन 36 रूम है हमारा टोटल, सारी कैटेगरी मिला के। क्या टैरिफ है इसका? साफ सुथरा। अभी 1400 ऊपर टैक्स, 12% टैक्स है इसके रूम का। ओके, ग्रेट। ये हमारा ACDR उसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें सब फैसिलिटी है। AC रूम देखा AC लगा हुआ है। बाथरूम देख। बाथरूम, पानी का बोर्ड। अच्छा, तो ये था स्टार्टिंग 1400 रुपीज़ टैरिफ और फिर कैटेगरी के हिसाब से। और 2 तरह के रूम हैं। ठीक है। आप जब भी कोणार्क आएंगे ना तो यहाँ पे रुकने का भी प्लान कर सकते हो। तो उससे एडवांटेज ये है कि शाम को ना 7:30 बजे लाइट एंड साउंड शो होता है 40 मिनट्स का। तो हम भी कोशिश करेंगे कि आज देखें। तो अब जब 8-10 पे लाइट एंड साउंड शो ख़त्म होगा तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं और अगले दिन पूरी जा सकते हैं, बाकी जैसे आपका प्लान हो। हम वैसे आज रात को पूरी में नाइट स्टे कर रहे हैं। अच्छी प्रॉपर्टी है, सिंपल सी, जैसे घर लग रहा है ना। कोणार्क सन टेम्पल पार्किंग तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम टेम्पल की ओर चलते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत टेम्पल बना हुआ है और दूर से नजर आ रहा है। मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, स्टॉल्स। हाँ, किसी भी जगह के बाहर हो ना। एंट्री टिकट का चार्ज है 40 रुपीज़ पर पर्सन, ऐसा टोकन मिलता है। टाइमिंग्स टेंपल के हैं सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक। मैं टेंपल की ओर जाता हूँ और कोशिश करता हूँ अगर हम किसी गाइड को साथ लेके टेंपल विजिट करें तो अच्छा रहेगा। हमारे साथ इस समय मिस्टर मोहंती हैं, टूरिस्ट गाइड, हमारे को सन टेंपल घुमाएंगे। यहाँ पर ट्रैवलर्स प्राइमरीली 2 रीजंस की वजह से आते हैं। एक तो देखना चाहते हैं कि सूर्य रथ के आकार में ये मंदिर कैसे बना हुआ है, और दूसरी चीज़ मंदिर का आर्किटेक्चर। देखिए सर, वो सामने वाला जो मंदिर है नाट्य मंदिर, उनका ऊंचाई था 55 फीट, अभी 24 फीट है। पीछे वाला मंदिर जगमोहन 127 फीट, उनका पीछे था गर्भगृह 230 फुट टूट गया। गर्भगृह टूट गया कभी? ये 16th सेंचुरी में टूट गया। थोड़ी सी आ जाइए, आप लोगों को अंदर में कुछ समझाएंगे। आइए सर। मंदिर का सामने देखिए, शेर का नीचे, हाथी का नीचे इंसान है। शेर है शक्ति का प्रतीक, हाथी दौलत का प्रतीक। दौलत शक्ति इकट्ठा होने से इंसान का घमंड आ जाता है, इसलिए नीचे इंसान को राक्षस के हिसाब से डोमिनेट किया गया। ओके सर, ऊपर में चलिए। कैसे हर चीज के बारे में डिफाइन किया जाता है। मतलब ऐसे हाँ, ही बनी। उस टाइम पे प्राचीन काल में देवदासी का परंपरा था। ये नाट्य मंदिर है, देवदासी नाच गाना करने के लिए। ये 55 फीट हेड था, अभी 24 फीट है। बताया आपने कि ये सब नर्तकी देखिए, डांसर है, देवियों का सब पेडास्टल के ऊपर में सवार है। 1700। अच्छा, ये 1700 है यहाँ पे नीचे ऊपर में। हमने पुराना सुना, एक समय ऐसे आया था जब ये मंदिर रेते से ढक गया था साइक्लोन के समय। वो कब की बात है? 1848 गेल में इस रेत में ढक गया था साइक्लोन की वजह से। साइक्लोन वजह से कोस्टल एरिया टोटल, नदी भी खत्म हो गया था। तो इसको कब क्लियर किया गया? 1903 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ले लिया। इसके बाद एक्सकवेशन, रेस्टोरेशन, कंजर्वेशन काम शुरू कर दिया। 1903 में पीछे वाला मंदिर को सील कर दिया। सूर्य जब उदय होगा पूरब में, सूर्य का रोशनी ये डांसिंग हॉल का अंदर में एंट्री करके जगमोहन का अंदर में घुस के सिंहासन पर गिरना था।
ये सब प्राचीन काल का परंपरा हिसाब से हर एक मंदिर का एंट्रेंस ईस्ट में, इसलिए पूरब गेट में एंट्रेंस रहेगा। तो इस मंदिर का जो डिज़ाइन किया गया इसी हिसाब से किया गया कि सनराइज के समय सूर्य की जो पहली किरण है वो मंदिर के अंदर गिरे। जी जी जी, डिटेल में काम किया हुआ है। आप आइए नीचे, आप लोगों को रथ का बारे में समझाएंगे। आइए नीचे आइए। देखिए ये सूर्य का भगवान का रथ है, 24 पहिया, 7 घोड़े हैं। इधर 4 घोड़े दाहिने बाजू में, बाएं बाजू में 3 घोड़े। तो यहाँ तो ये एक ही घोड़ा है, टूट गया। बीच में अरुण स्तंभ था, सूर्य का सारथी, अभी पूरी जगन्नाथ मंदिर के सामने। अच्छा, ये 1779 AD ने पेशवा बाजीराव पीरियड में इधर लेके वहीं पे रख दिया। लेकिन ये मंदिर खंडित हो गया था। हिंदू धर्म में खंडित मंदिर कोई पूजा नहीं करेंगे। देखिए ये बाजू में 12 चक्र, दूसरा हो जाए 12, लगभग 24 चक्र। ये सबसे अच्छा वाला चक्र है। ये चारों स्पोक का अंदर में देखिए कैसा कारीगरी काम, देखिए कैसा पद्मासन से अंगन्यास कर रहे हैं। दासी आइटम ले रहे हैं मेकअप करने के लिए, शिकार कर रहे हैं, मिरर सामने देख रहे हैं। ये सब शंभो का है, कामसूत्र का है। कोई कोई बोले है जीवन चक्र है, कोई कोई बोलते हैं जीवन चक्र है। कह सकते हैं ये चक्र का अर्थ समय, समय चक्र, काल चक्र, जीवन चक्र। लेकिन हर एक चक्र का डायमीटर 3 मीटर, 8 स्पोक, 8 प्रहर कोई कोई समझाता है। ये सूर्य घड़ी प्राचीन काल में कृष्ण भगवान का लड़का शंभो इधर कुष्ठ रोग से आरोग्य लाभ किया था। ये जगह सूर्य चिकित्सा के लिए प्रसिद्धि लाभ किया था। इसलिए 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव फर्स्ट पूरब गंगा राजा मंदिर निर्माण किया। एक बात है, इस समय जैसे सूरज ढल रहा है, ये जो लाइट्स है ये मंदिर पे पड़ रही हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। और एक तरह से व्यू है, दिन का व्यू अलग है और अंधेरा हो जाने का व्यू, इल्यूमिनेशन व्यू अच्छा है, अच्छा लग रहा है। मिस्टर मोहंती, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने हमें समय दिया और हमें मंदिर बहुत अच्छे से दिखाया। मेरी राय में जब आप यहाँ पर आएंगे 2.5 से 3 घंटे का समय लेकर आइए। जब आप छोटी छोटी मूर्तियों को नज़दीक से देखेंगे, आर्किटेक्चर को नज़दीक से देखेंगे तो ऐसा लगता है थिंग्स आर कमिंग टू लाइफ। बाकी शाम के समय भी अगर आप व्यू देख सकेंगे, 2:30 या 3 बजे आकर आप 6, सवा 6 तक यहाँ पे रहते हैं तो आप भी यही सीनिक व्यू एंजॉय करेंगे जो हम इस मोमेंट पे कर रहे हैं। तो हमें चलना चाहिए सर। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। बाय। इनका फ़ोन नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप यहाँ आते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। जी धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते। कोणार्क मंदिर कंपाउंड में ही आप इंडियन ऑयल फाउंडेशन की ये बिल्डिंग देखेंगे। यहाँ पर अंदर कोणार्क मंदिर का रेप्लिका है। जैसे इसकी एंट्रेंस में आप देख सकते हो, जैसे हमने मंदिर में देखा था ना, ऊपर शेर, नीचे हाथी और उसके नीचे इंसान, इसी तरीके से इसकी भी एंट्रेंस है। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर मुझे बताया गया कि 18 मिनट्स का मूवी शो भी होता है जिसमें कोणार्क मंदिर के बारे में कंटिन्यूसली बताया जाता है। सुबह 6 बजे ये जगह ओपन हो जाती है और शाम में 8 बजे तक आप कभी भी आके यहाँ पे 18 मिनट का मूवी शो देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। टोटल 8 जगह हैं। सूर्य भगवान के रथ का चक्र हमने मंदिर में देखा, यहाँ पर रेप्लिका, लेकिन वो तो कलर और सूर्य भगवान की मूर्ति ये रेप्लिका है। सामने आप देख रहे हैं कोणार्क मंदिर का रेप्लिका, ये है नाट्य मंदिर, जगमोहन, और सबसे ऊंचा जो आप टावर देख रहे हो ये है गर्भगृह। इसकी हाइट 230 फीट थी जो अभी टूटकर काफी नीचे आ चुकी है। इसकी बात की है उन्होंने। सूर्य नमस्कार के अभी हमने 18 मिनट्स का मूवी शो देखा। 3D ग्राफिक्स के थ्रू वॉइस ओवर के साथ मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया। वो बातें जिनका हिस्टोरिकल एविडेंस है और वो बातें जिनका हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है लेकिन मान्यताएं, दोनों को इस शो के अंदर कवर किया गया। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, बाहर चल के कुछ खाते हैं, वापस हमें यहाँ पर 7:30 बजे लौट कर आना है। मंदिर में लाइट एंड साउंड शो होता है 40 मिनट्स का, 7:30 से 8:10 तक का टाइम है। चलिए कुछ खाने चलते हैं।
कोणार्क मंदिर से आधा किलोमीटर आगे हम यात्री निवास आ गए हैं डिनर करने के लिए। आज लंच हमारा स्किप हो गया था। अब मैं आपको बताता हूँ उड़िया फूड में हमने यहाँ पर अपने लिए क्या क्या मंगवाया है। स्टार्ट करते हैं घी राइस से। और ऊपर आप जो ये ब्लैक सा देख रहे हो ना, ये दालचीनी है। दालचीनी को पीस कर इसमें ऐड करते हैं। मुझे बताया गया इसमें आपको मिठास आएगी क्योंकि इसमें शक्कर भी है, चीनी है। साथ में आप ये दाल देख रहे हो, इसको बोलते हैं मीठी दाल। इसके अंदर मैंने सुना कि लोग बनाते हैं और सरसों का तड़का। इसको बोलते हैं वेजिटेबल महुरा। इसमें ना कम से कम 10 से 15 वेजिटेबल्स हैं जो अपनी थोड़ी थोड़ी रेशो में ऐड हो रखी हैं। समझ लीजिए पम्पकिन, आलू, बनाना, बहुत कुछ है इसके अंदर। ये चीज़ है, इसको बोलते हैं गोटी पोटोल। गोटी मतलब साबुत, पोटोल मतलब परवल। और जो ग्रेवी आप देख रहे हैं ना, ये मगज और काजू की ग्रेवी है। आप देखो फिश का टेक्सचर कितना टेम्पटिंग लग रहा है। इसको बोलते हैं खाइंगा बेसन। मस्टर्ड सीड्स की ग्रेवी में इसको तैयार किया जाता है। रिवर वाटर और सी वाटर जहाँ पर मिलते हैं फिश, लेकिन मुझे ना वो ग्रिल वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। क्या पता ये अच्छी हो टेस्ट करने में। मैं सोच रही मीठा फूड होगा क्या आज का ज़्यादा, जैसे अभी मे भी हो सकता है। सारा का सारा जो गेम है ना यहाँ पर वो घी राइस की है। एरोमा क्योंकि वहाँ पर दालचीनी का भी आ रहा है और तेज पत्ता का भी आ रहा है। मीठी दाल ऑब्वियसली अपनी मिठास तो आ ही रही है उसकी। वाओ, इसको ना चावल और बेसन से तैयार किया जाता है। इन्होंने क्या किया, दाल बना लेने के बाद या उसके प्रोसेस में ही इसको दाल में मिक्स किया हुआ है। जब खा रहा हूँ ना तो मेरे को इसका बड़ा मस्त फ्लेवर आ रहा है। दाल और ये कॉम्बिनेशन तो है, साथ में बड़ा रॉकिंग टेस्ट है। 2-3 टेस्ट मिक्स हो गए ना, हाँ, तो अच्छा, नमकीन अच्छा लगता है ना यार। ये जो मिक्स इतनी सब्जियां होती है ना, ये वाला मेरा दिल होता है खाने का। तो बीच में केला भी पड़ा होता है। अच्छा, ये ना गोटी पटोल को अगर आप ध्यान से देखो तो बीच में ना उन्होंने कट किया हुआ है जिससे कि ग्रेवी के ना फ्लेवर्स उसके अंदर चले जाएं। गोटी पटोल है क्या? और ये पूरा पीस है परवल का। परवल, ओके सॉरी। टेक्सचर देख के ना वाकई मेरे को लग रहा है इसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त आएगा। मिर्ची जैसे लग रहा था, समझ नहीं आ रही मुझे। कुछ प्लांट ही है लेकिन क्या है, पौधा है, मैं बता भी नहीं सकता। बैंगन है क्या? मैं टेस्ट एंजॉय कर रहा हूँ वेजिटेबल का और क्या फ्लेवर्स है इसके अंदर। परवल मुझे वैसे पसंद है खाना, मैं फ्रीक्वेंटली खाता रहता हूँ, लेकिन यहाँ जो मैं टेस्ट एंजॉय कर रहा हूँ ये टेस्ट वेजिटेबल के अंदर नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलता। तो ये वेजिटेबल के टेस्ट में ही फर्क है। मतलब यहाँ पे जो ये परवल ग्रो हो रहा है, आप आएंगे ना जब उड़ीसा तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। यहाँ पे आपको परवल तो खाना ही चाहिए। परवल नाम ही मैंने पहली दफा सुना। परवल प्लांट होगा मतलब कोई, मे बी। और फाइनली महुरा। आज तो ना मैं इतने ज़बरदस्त टेस्ट यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ, एक के बाद एक, और ये सारे फ्लेवर्स अलग हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा महुरा के बारे में बताता हूँ। महुरा खाते समय जब आप पहली बाइट लोगे सबसे पहले आपको एहसास होता है सौंफ का, गोज़ विदाउट सेइंग, क्योंकि ये तो है। दूसरी बात, इसके अंदर काली मिर्च का फ्लेवर आता है। और सबसे बढ़िया चीज़ जो है, जो नंबर 1 है, वो है मल्टीपल वेजिटेबल्स। तो आज नहीं, आपके पहले स्पून में हो सकता है आप आलू और कचालू एंजॉय कर रहे हो, दूसरे चम्मच में आप और 2 सब्जियां एंजॉय कर रहे हो। तो ये मिक्स होके जो वेजिटेबल बन रही है ना, इस तरह की ग्रेवी जिसमें सॉफ्ट डोमिनेट कर रही है, व्हाट अ टेस्ट एंड व्हाट अ फ्लेवर। वाओ, मछली। अच्छा, ये मेरे पूरी मछली जो है ना वो की हुई है ना, ग्रिल की हुई है क्या? पता नहीं क्या की हुई है। इस फिश के अंदर ना इतने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है मस्टर्ड का, जो मस्टर्ड पेस्ट में इसको बनाया गया ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। तो मुझे तो मस्टर्ड पसंद है। और वैसे भी फिश अगर मस्टर्ड पेस्ट में बनाई जाए तो उसके फ्लेवर ही अलग होते हैं। तो जो यहाँ पर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सट्रीम फ्लेवर है, वेरी टेस्टी, वेरी डिफरेंट। आज हमारा लंच स्किप हो गया था, तो वो जो कमी थी इस समय डिनर में यात्री निवास में पूरी हो गई है। मैंने अभी देखा 7:20 हो गए हैं। हमें 5 मिनट में यहाँ से निकलना होगा फटाफट डिनर फिनिश करके, क्योंकि 7:30 बजे लाइट एंड साउंड शो शुरू हो जाता है। आधा किलोमीटर यहाँ से पहुँचने में 3 से 4 मिनट लगेंगे।
शार्प 7:30 बजे हम यहाँ पर अभी पहुँचे हैं। लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट हो चुका होगा। सामने ही कोणार्क मंदिर है। दोपहर के समय आए थे तो यहाँ पर बड़ी चहल पहल थी। अब देखिए एकदम शांति है। 200 मीटर स्ट्रेट जाने पे गेट है और उसके आगे मंदिर। योजना और निर्माण प्राचीन वास्तुशास्त्र शिल्प सारिणी के आधार पर किया गया था। इसकी निर्माण योजना को देखें तो ये लगभग वैसा ही है जैसे भुवनेश्वर का यमेश्वर मंदिर में ही कुछ दूरी पर भोग निर्माण के लिए रसोई घर बना है। सामने दोनों ओर अन्य छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। केंद्रीय मंदिर और अन्य मंदिरों को घेरे प्राचीर बनी है। लाइट एंड साउंड शो वाकई में बहुत अच्छा था। पता भी नहीं चला 40 मिनट कब ख़त्म हो गए। हेडफोन दिए थे पहनने के लिए, तो आप उसमें 3 लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हो, उड़िया, इंग्लिश या हिंदी। अभी आज 7:30 से 8:10 तक का टाइम है। कल से टाइमिंग चेंज हो जाएंगे और वो फरवरी तक वही रहेंगे, यानी नवंबर से फरवरी तक टाइमिंग रहेंगे। शाम को 6:30 एक शो होगा और 7:30 बजे दूसरा शो होगा। यहाँ जब आप आते हैं तो टाइमिंग से एक बार कंफर्म कर लीजिए। और दूसरी बात ये है कि मंडे को लाइट एंड साउंड शो यहाँ पर नहीं होता। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम पास ही में यहाँ से 400 मीटर पे, वहाँ हम नहीं जा सके। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप मिस कर रहे हो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम छोड़कर। लेकिन क्या करें, आज हमको पूरी में नाइट स्टे करना है। मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम बैक टू कोणार्क। अभी कहाँ जा रहे हैं, 8:15 पे खाना खा लिया, लाइट एंड साउंड शो देख लिया, थोड़ी देर के लिए सी बीच चलते हैं, वहाँ से हम पुरी को निकलेंगे। कोणार्क टेम्पल से 3 किलोमीटर दूर चंद्रभागा बीच हम पहुंच गए। पिछले 15 मिनट से मैं यहाँ खड़ा हुआ लहरों को नज़दीक से देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, इसकी साउंड को एंजॉय कर रहा हूँ। इस समय बीच में ज़्यादा लोग नहीं है, गिनती के 10 या 12 लोग ही हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है जितना मज़ा हम सी बीच में दोपहर के या शाम के समय करते हैं ना सनलाइट में, उतना ही मज़ा रात को भी आता है। तो ऊपर तो कुछ दिख नहीं रहा, पूरा आसमान काला ब्लैक, लेकिन नीचे आप देखिए लहरें कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है। मेरे को कुछ लोगों ने बताया अगर आप इस सी बीच में घूमोगे आपको तब रियलाइज़ होगा कि काफ़ी साफ़ सुथरा बीच है। वो हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी रात का टाइम है और हमें पूरी जाना है। आज आपको बाय बाय करने का समय आ चुका है। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर योर टाइम। भाई सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपार्टमेंट से, जो अपार्टमेंट में 2 कमरों का लिया। सबसे पहले तो उसकी मैं प्राइस की बात करूँगा कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस थी और काफ़ी खुला अपार्टमेंट था। मैं तो बात करना चाहूँगी नाश्ते से, क्योंकि नाश्ता जो है अगर देखा जाए वाकई में आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी नज़र आती है। मतलब आप प्रॉपर, मुझे लगता है कि जैसे अगर जैसे हमारे पंजाब की हम जैसे बात करते हैं, हाँ। तो पंजाब में बिल्कुल डिफरेंट है आपको एक खाना मिलता है। अगर हम लोग ऐसे खाना खाए ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसको एज अ स्नैक लेंगे कि मतलब जैसे बड़ा होता है, या फिर हम लोग बात कर लें पूरी जो इतनी छोटी छोटी होती है। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइक अगर हम लोग खाए ना तो मैं जैसे शाम की चाय उसके लिए प्रॉपर खाना जो है ना वो तो मुझे इस तरह से मेरे पेट को सुकून होगा कि जैसे कोई वजह से उन्होंने लंच किया था ना उस तरह का मुझे लगता है। लेकिन मैं इंडिया में देखा कि इंडिया में मतलब नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना तीनों काफी डिफरेंट आपको वैरायटी मिलती है और डिफरेंट तरीके से खाते हैं। यार मेरा ख्याल है कि ये चीज़ ना हर स्टेट के जो लोग हैं ना उन पे काफ़ी ज़्यादा जो है डिपेंड करती है। क्योंकि अगर हम देखें, हम रहते हैं पंजाब में, ठीक है ना, पंजाब में खाने पीने का जो एक अंदाज है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो है सुबह पराठा साथ लस्सी या चाय, इस तरह की चीज़ें जो हैं। आज तो हमने पराठे के साथ साग खाया है, ऊपर मक्खन घर का डाला है।
तो ये चीज़ें जो है ना आपको पंजाब में देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे आप स्टेट चेंज करते जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ का कल्चर भी चेंज होता है, वहाँ का फूड भी चेंज होता है। जैसे अब हम उड़ीसा की जो है एक सीरीज देख रहे हैं, ठीक है ना, इसमें अगर फूड की बात करें तो बहुत डिफरेंट फूड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें पंजाब में इतना जो है डिफरेंट फूड नहीं देखने को मिलता। और जैसे बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंट जो उन्होंने रात का खाना खाया, उसमें जो 10 सब्जियां मिक्स करके बनाई गई थी, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे 2 या 3 जो है वो मिक्स कर ली जाती हैं, और 10 तो नहीं कभी मैंने देखी। मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर पंजाब की साइड पर आप देखो ना, तो वेजिटेबल्स को इस तरीके से मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट हमें नज़र नहीं आता जो हम लोग को उड़ीसा में नज़र आ रहा है। जैसे कि सर ने भी बोला कि यहाँ पर जो फ्लेवर है या जो स्वाद है सब्जियों का, वो बहुत डिफरेंट लग रहा है। तो वो एक चीज़ है, क्योंकि देखो जहाँ की जो स्पेशलिटी होती है ना, उनको मसालों के साथ खेलना आता है, सब्जियां बनानी आती है। और मेरा ख्याल में उड़ीसा की अगर हम लोग देखें, इनफैक्ट मुझे याद है कि हम लोगों ने जब स्टार्ट की थी ये सीरीज़, और सर किसी टेम्पल में गए थे और वहां पर प्रसाद के लिए आई थिंक पे किया था। वहां पर बहुत सारी सब्जियों का खाना पहली दफा हम लोगों ने देखा था। बहुत सारी सब्जियों के हमें नाम वैसे तब भी नहीं पता था, अभी भी नहीं पता, बट ये है कि हाँ, मतलब आपको एक अलग चीज जरूर नजर आती है, दिखती है। मतलब कंप्लीटली मैं कहूँगी डिफरेंट कुजीन आपको नजर आती है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हाँ ये मतलब हम लोग इससे मिलता जुलता कोई सब्जी हम लोग बनाते हैं या खाना, बट क्योंकि मैंने अभी तक उड़ीसा का जितना भी फूड देखा है, मैंने तो बहुत डिफरेंट देखा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो खाना बनाते हैं वो तो बहुत ही सादा और 1-2 चीजें ही होती हैं। जैसे मौसम में मिक्स वेजिटेबल्स की वाली भी बात, 2-3 मिक्स कर ली, मतलब 2-3 तो नहीं, मतलब 5 तो कम से कम हो ही जाती हैं। सो मुझे लगता है कि 10 सब्जियां और बीच में केला भी समटाइम्स ऐड होता है। हाँ। सो वो सब्जी के अंदर, तो वो मुझे लगता है कि काफी एक डिफरेंट हमें कॉम्बिनेशन, एक डिफरेंट फ्लेवर देखने को मिलता है। फिर उसके अलावा जो है हर स्टेट का जो आपको एक अपना आर्ट वर्क देखने को मिलता है। जैसे अभी हम पिपली की बात करें, वहां पर जो है वो जो एक आर्ट वर्क था, उनमें जो जगन्नाथ टेम्पल में मूर्तियां रखी हुई हैं, उनका जो है वो वो आपको नजर आ रहा था। फिर उसके बाद बेड शीट्स जो है वो बहुत खूबसूरत थी। मुझे चीज बड़ी अच्छी लगी वो ये कि हैंडवर्क, मतलब बहुत खूबसूरती से और बहुत ही मेहनत वाला काम था, ये नहीं था। और प्राइस सीरियसली बोलूं तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस थी, क्योंकि आपको वो जो मेहनत है वो नजर आती है किस तरीके से, मतलब पूरा एक डिटेल वर्क। और फिर उन्होंने जो छोटी छोटी चीजें दिखाई, मुझे वैसे बैग काफी अच्छा लगा। मतलब मौसम भी जब कुछ चीजें लेने जाता है तो ये भी घर से बैग लेकर जाता है। तो पहले टाइम में ऐसे ही होता था, लोग सब्जी के लिए बैग लेकर जाया करते थे। अभी तो थोड़ा और अच्छा भी रहता है, चेंज हो गए हैं, लेकिन ये कि मुझे लगता है दोबारा से ये ट्रेंड वापस आता जा रहा है। क्योंकि एक तो आपको कैरी करने में बहुत ज्यादा आसानी रहती है, ठीक ना। और दूसरे जो है ना, आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं जो लिफाफे गिनते हैं, भाई कितने लिफाफे जा रहे हैं, आप उनसे भी बच जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जब कोणार्क टेम्पल पहुंचे, बहुत ही खूबसूरत मैं कहूँगी टेम्पल है, स्पेशली मतलब जो उसके ऊपर डिटेल वर्क हुआ है वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, वैसे मेरा खुद ये दिल करता है कि मैं कभी ना ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करूं कि कोई ऐसा मंदिर मैं देखूं जहां पर इतनी सारी मूर्तियां आपको दिखती हैं उसकी दीवार पर, ताकि आप देखो कि क्या क्या वो दर्शाती हैं, क्या क्या मैसेज कन्वे करती हैं। उस टाइम के लोग जो हैं वो, उन लोगों का आई थिंक रहन सहन या उन लोगों का जो तौर तरीका था वो हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं पर। बट उसके साथ साथ जो बारीक बारीक काम होता है, मतलब मैं देख सकती हूँ ऐसे थोड़ा सा जैसे जाली की तरह का काम हुआ हुआ है, इतना खूबसूरत। मैं सोच रही कि ये क्या हाथ से किया होगा, किस तरह से किया होगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नक्शनिगारी। अच्छा, वैसे समटाइम्स मैं सोचता हूँ कि इंसान और चीज़ें जो है ना वो इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं, पता ही नहीं होता कि क्या नाम लेते हैं कि कभी कोई इंसान आया भी था, फिर कभी पता ही नहीं होता कि यार ये काम कैसे हुआ था। अभी जैसे ये हम सन टेम्पल देखते हैं, खजुराहो टेम्पल देखते हैं, तो उसमें जिस तरह से नक्शनिगारी की हुई है मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग है, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि अभी भी ये जो हमने इसमें वो चक्र देखे, ठीक है ना, वैसे वो मैंने एक जगह पढ़ रहा था, हाँ वो एक जगह मैं पढ़ रहा था कि वो एक जो है ना समय के चक्र भी हैं, उन्हें कहा जाता है। बोला तो है बीच में कि ये कि देखो अगर देखा जाए तो मतलब जो आपकी लाइफ में एक टाइम आता है वो अच्छा बुरा जैसा भी सारे डिपिक्ट करता है। exactly. तो उसके ऊपर जितना जो है वो बारीक बीनी से काम किया। फिर कुछ जगहें ऐसे थी छोटी छोटी, वो जो है वो उसके ऊपर प्रतिमाएं
जो है वो बनी हुई थी, यानी कि खाली फेस ही बना हुआ था। तो बहुत डिटेल में बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है। और यहाँ पर जो है खास तौर पर मैं बात करना चाहूँगा, जो एक मंदिर की एंट्री पर जो है जो एक मैसेज दिया गया हुआ है शेर, हाथी और इंसान को दिखाकर, तो उस जमाने में भी लोग जो हैं वो कितने आगे थे। वैसे मुझे जो सबसे हैरत वाली चीज लगती है ना, वो ये कि जो एक प्रॉपर रथ बना दी जाती है, मतलब वो पूरा स्ट्रक्चर आप देखकर इतना बड़ा, और वो भी आई मीन देखकर ऐसा लगा जैसे पत्थरों का ये बना हुआ है ना, मतलब जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, आपको लगता है कि उसका बनाया हुआ, हाँ उसको तराश कर बनाया हुआ है। सो भाई मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे को बात याद आई कि ब्लॉगिंग चैनल में हम लोग ने लाहौर फोर्ट का ब्लॉग डाला था, तो बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे बीच में कि आपकी फैमिली को कोई इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री जानने में, तो इसमें कोई शक नहीं है, उनको नहीं है इंटरेस्ट। लेकिन और ये जरूरी भी नहीं है कि घर में जितने भी लोग हैं उनका इंटरेस्ट सेम हो। हाँ, मैं कोशिश जरूर कर रही थी कि वो सब लोग जो हैं वो सुने, जाने कि क्या है हिस्ट्री, क्या क्या चीजों का मतलब क्या पड़ी, जो चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। बट लेकिन मैं काफी ज्यादा बुरे तरीके से फेल हो गई थी क्योंकि वो मैं नहीं गया ना साथ, मैं अगर जाता तो मैं भी इन्हें काफी कुछ बता देता। नहीं तुम वो बाद में वो तो मुझे टूर गाइड बता ही रहे थे, लेकिन लोग बाकी नहीं, फिर हम दोनों मिलकर टूर गाइड को ज्यादा कंफ्यूज करते। नहीं, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं हो रही थी, इसमें ये हो रही थी कि घर के जो बाकी लोग हैं वो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। यहाँ पर मैं ये बात कर रही हूँ, सो जो बाकी लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो मैं उनकी भी जो उनके इंटरेस्ट है उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी ओपिनियन है, हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है एंजॉय करने का। हाँ, मेरा और मौसम का थोड़ा सा इस तरह के, हम लोग कहीं पर भी जाते हैं ना, तो हम लोगों को ना क्यूरियोसिटी रहती है, जाने क्या है, कहाँ से ऐसी चीजें हुई, ब्ला ब्ला ब्ला। और अब आई थिंक हर किसी का साथ ऐसे ही रहता है। खैर, बाकी आते हैं लास्ट में जो फूड था उसके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। और जो हम कहेंगे कि जो लाइट एंड साउंड वाला एक शो था वो बहुत अच्छा था। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि मतलब उन्होंने उनको हेडफोन्स दिए कि अगर आप लैंग्वेज बैरियर है तो वो भी मतलब हट जाता है, हाँ मतलब कि आपको समझ आ सकती है। सो ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे कि म्यूजियम भी था कि वहाँ पर आपको चीज़ें जो है ना हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब उनके बारे में एक बड़े अच्छे कॉन्टेक्स्ट में पता चल जाता है कि चीज़ें किस तरीके से हुई होंगी, इनका क्या महत्व है। सो मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी कि आपके लिए एक गाइडलाइन प्रॉपर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। वेल ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत मज़ा आ रहा है इस सीरीज़ का, एंड आई होप आगे भी हम लोगों को मज़ीद वीडियोस देखने का मज़ा आएगा। आप ज़रूर बताइएगा आप में से इनमें से कौन कौन सी जगह जो है विजिट की हुई है, ज़रूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। इसके साथ हमारे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।